हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर से स्थिति विस्तार वाला जो टॉपिक था आपका एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब दो तीन जो क्लास हुई हैं उनका आप क्लास लेने के बाद में जो भी इतने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप सारे कर सकते हो। सारे के सारे आपके सोल्व हो जाएंगे साथियों, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से किसने क्या क्या बताया था, उनके बारे में अपने देख चुके थे। आज बात करते हैं मुख्य रूप से जो चार भाग बताए जाते हैं, जिसमें से थार का मरुस्थल हो गया, अरावली हो गई, पूर्वी मैदानी हो गया और एक हाड़ौती हो गया। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये रहा, ये पहले से मैं आपके लिए टेबल बना कर ले आया हूँ जिससे आपका समय कम खराब हो। इससे सवाल एक जरूर बनता है आपकी हर एग्जाम के अंदर से। तो देखो, सबसे पहले बात करें ना साथियों, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, देखो इसमें थार का जो मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 61.11% आपको देखने को मिलता है। अरावली के बारे में बात करें तो 9% देखने को मिलता है, और पूर्वी मैदान के बारे में बात करें तो 23% आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में जाता है हाड़ौती, जिसका सबसे कम देखने को मिलेगा 6.89%। जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या सबसे कम निवास करती है कहाँ पर? थार के मरुस्थल के अंदर से। कितनी निवास करती है? 40% निवास करती है। वैसे ऑल ओवर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कम ही है। ठीक है। दूसरा बात करें अरावली, तो अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या इसमें निवास करती है, 39%। ठीक है। और हाड़ौती क्षेत्र में बात करें तो 11% जनसंख्या इसमें निवास करती है। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। जनसंख्या घनत्व के अंदर से क्या होता है कि जो थार के मरुस्थल में सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, तो लोग कम रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें तो अरावली आ जाता है। अरावली क्षेत्र तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आ जाता है? पूर्वी मैदान क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र में बहुत सारी की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें देखने को मिलती है। पहले नंबर पर आ जाता है जनसंख्या घनत्व में। दूसरे पर आ जाता है हाड़ौती। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों जलवायु के आधार पर। जो थार का मरुस्थल है, इसकी जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें अरावली, जिसमें उपाद्र प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में बात करें तो आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। और जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ये इसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है साथियों। अब बात करते हैं इन चार क्षेत्रों के अंदर से किस प्रकार सी मृदा पाई जाती है। मिट्टी के बारे में बात करें तो जो थार का मरुस्थल है, इसमें रेतीली और बलुई मृदा पाई जाती है। और दूसरा अरावली क्षेत्र वाला क्षेत्र है, इसमें से पर्वतीय या फिर वन्य मृदा पाई जाती है। ठीक है। एक आ जाता है पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान के अंदर से जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी वैज्ञानिक मैं सारे बताने वाला हूँ, मत टेंशन लो आप। ठीक है। और हाड़ौती वाले क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब देखो, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि किसका भाग माना जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो जो थार का मरुस्थल है, टेथिस सागर का भाग माना जाता है। और दूसरा अरावली वाला है, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। ठीक है। और एक और आ जाता है जो पूर्वी मैदानी भाग है, जिसको टेथिस सागर का ही भाग माना जाता है। और जो हाड़ौती पठार वाला क्षेत्र है, उसको गोंडवाना लैंड का हिस्सा बताया जाता है। इस टेबल से आपकी हर एग्जाम में एक न एक सवाल जरूर पूछा जाता है साथियों। एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब अपन इस टेबल को एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस किस हिस्से में क्या क्या पाया जाता है वो सारे के सारे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के बारे में बात करें ना तो साथियों देखो, 100% भाग है, ये कहाँ पर पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और यहाँ पर जो थार के मरुस्थल के बारे में बात करें तो इसमें से दो देशों में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, जिसमें 80% अपने भारत में मिलेगा और 15% हिस्सा वो पाकिस्तान में देखने को मिलेगा साथियों। अब भारत के अंदर से भी बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? 62% है, ये किस में मिलता है? राजस्थान में मिलेगा। और 38% है वो जो अन्य राज्य हैं उनमें पाया जाता है थार का मरुस्थल का विस्तार। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, तो अपने को पढ़ना है कौन सा? ये 62% वाला हिस्सा ही पढ़ना है। ठीक है। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको कुछ बुक्स में मिलेगा 2.099 लाख किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा, और कहीं कहीं मिलेगा आपको 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक आए तो आप लगा कर आ जाना। ठीक है। बहुत सारी बुक्स में है तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। वैसे माना जाए तो ये 2.13
लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया माना जाता है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर से जनसंख्या तो आपने देख ली। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वनस्पति है वो कैसी मिलती है। तो वनस्पति कैसी मिलेगी साथियों, इसमें जीरो फाइट मरुद्भिद वनस्पति मिलेगी। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर जीरो फाइट्स, या फिर बोल सकते हो मरुद्भिद। कैसे मिलेगी? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करें इस क्षेत्र का जो ढाल है वो किस तरफ आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो देखो इस क्षेत्र का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल मिलेगा। अब ये कैसे पता चला साथियों, जब आप अरावली पर्वतमाला पढ़ते हो, राजस्थान का ये मैप आ जाता है। राजस्थान इस मैप के अंदर से ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर से जाती है, उसके अंदर से यहाँ पर जो नदी निकलती है, कौन सी? लूणी नदी। और लूणी नदी है वो डिसाइड कर देती है कि इस क्षेत्र का जो भाग है वो किस तरफ आ जाता है साथियों। ये याद रखना, दक्षिण पश्चिम की तरफ माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जो पानी होता है वो ऊंचे से नीचे की तरफ चलता है, तो यहाँ से निकलता हुआ वो इधर जाता है। ठीक है, इधर ही जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका ढाल बता सकते हो। और अब बात करते हैं साथियों कि कौन कौन से ज़िले हैं उनके बारे में। ज़िलों के बारे में बात करें तो साथियों कौन कौन से ज़िले आते हैं। सबसे पहला तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। कौन सा आता है? गंगानगर आ जाता है। कौन सा आ गया? गंगानगर। गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ आ जाता है। कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ के बाद में बीकानेर आ गया, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में आ जाता है साथियों जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के बाद में बात करें तो बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर आ गया। बाड़मेर के बाद में जोधपुर आ जाता है। कौन सा आ गया? जोधपुर आ गया इस क्षेत्र में। बाद में आ जाता है जालोर आ गया। जालोर के बाद में पाली आ गया। पाली के बाद में नागौर आ जाता है। नागौर के बाद में चूरू आ जाता है। और चूरू के बाद में कौन सा आ जाता है? झुंझुनू आ जाता है। झुंझुनू से पहले अपन सिक्कर लिख सकते हैं, सिक्कर आ जाता है। सिक्कर के बाद में झुंझुनू आ जाता है। ठीक है, और बात की जाए नए ज़िलों के अनुसार तो कौन कौन से आ जाते हैं। एक आ जाता है साथियों बालोतर आ जाता है। कौन सा आता है? बालोतर आ गया। बालोतरा के बाद में एक फलोदी आ गया। कौन सा आ गया? फलोदी आ जाता है साथियों। और फलोदी के बाद में कौन सा आ जाता है? एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर, ब्यावर आ जाता है। ठीक है, और ब्यावर के बाद में एक और आ जाता है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन आ जाता है। ये सारे के सारे ज़िले इस क्षेत्र में शामिल होते हैं साथियों। एक साथियों मैंने मैप लगाया है, उस मैप के हिसाब से अपन देख लेते हैं। देखो, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रह जाए। कौन कौन सा बताया था मैंने बताया था ये गंगानगर वाला हिस्सा बताया था। दूसरा बताया था कौन सा? हनुमानगढ़ वाला। ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा बताया? बीकानेर वाला बताया। फिर चूरू वाला बताया। फिर झुंझुनू वाला बताया। झुंझुनू के बाद में सीकर वाला बताया। डीडवाना कुचामन भी बताया, ये भी बताया। नागौर भी बताया, फलोदी भी बताया, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा भी बताया, जोधपुर भी बताया, ब्यावर भी बताया, पाली भी बताया, जालौर भी बताया। तो इस प्रकार से कितने ज़िले हो गए साथियों। यहाँ पर बात करते हैं। देखो तो टोटल जो ज़िले आते हैं इसमें आपको याद रखने हैं 16 ज़िले शामिल होते हैं। 16 कौन कौन से? गंगानगर एक हो गया, हनुमानगढ़ दूसरा हो गया, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर, पांचवा बाड़मेर और छठा ये जोधपुर हो गया, सातवां जालौर, आठवां पाली, नौवां नागौर, 10वां चूरू और ये 11वां कौन सा आता है साथियों? सीकर आ जाता है। 12वां ये, 13वां ये आ जाता है और फिर 14 नंबर पर फलोदी आ जाता है और 15 पर ब्यावर आ जाता है और लास्ट में जाता है डीडवाना कुचामन। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो थार का मरुस्थल है उसमें आपके 16 ज़िले शामिल होते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। ठीक, आगे बात करें साथियों तो देखो जो थार का मरुस्थल है ना, ये क्या है कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी मरुस्थल माना जाता है। तो ये लिखते हैं अपन, यह मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव
विविधता वाला व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करें साथियों तो राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी यही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। कौन सा है? थार का मरुस्थल आ जाता है। दूसरा बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, और बात करें न्यूनतम, क्या जाता है साथियों, याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। कौन सा है? थार का मरुस्थल है। और बात करें साथियों तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है यह अरावली पर्वतमाला की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो साथियों यहाँ पर टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? यहाँ पर लिख सकते हो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? थार के मरुस्थल वाले केंद्र से। दूसरा बात करें यहाँ अत्यधिक, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो अत्यधिक अधात्विक। कौन सा? अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। ठीक है, खनिज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन कंप्लीट डिटेल से देखेंगे किस प्रकार से अपने को याद करना है। मेरा मेन मकसद है कि आपको एकदम ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से याद करवानी है। ठीक, और आज से ही अगर मेरा कहना मानो तो जो MCQ से पढ़ रहे हो ना, वो MCQ से पढ़ना छोड़ दो। वो आपको हमेशा क्या करेंगी? नेगेटिव में लेकर जाएंगी चीज़ें। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे ना साथियों तो थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी बढ़िया तरीके से तो आपका क्या होगा, जो MCQs हैं, PYQ हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और बात करें साथियों इसी के बारे में, ज्योग्राफी के अंदर से देख रहे थे अपन किसके बारे में? थार के मरुस्थल देख रहे थे। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहा था? रुक्ष प्रदेश कहा था। ये भी याद रखना। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखते हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहा था? रुक्ष प्रदेश कहा था। रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी थी। ठीक है, दूसरा बात करें तो एक नाम और देखने को मिल जाता है। उस नाम के बारे में बात करें तो देखो, ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा था? गुजरात्रा की संज्ञा दी थी। गुजरात्रा प्रदेश की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो थार के मरुस्थल का क्या महत्व है। तो ये भारत के मानसून को आकर्षित करता है। वो सारी चीज़ अपन देखेंगे। लिखो यहाँ पर, यह भारत के या फिर यह भारत में मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करता है। दूसरा बात करें, भारत में ऋतुओं के चक्कर को क्या करता है? नियमित करता है। तो यहाँ पर लिखोगे, यह
ऋतुओं के चक्कर को नियंत्रित करता है या फिर नियमित करता है, नियमित करता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं जो इस मरुस्थल को अपन आगे अलग अलग भागों में पढ़ेंगे जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मरुस्थल का वर्गीकरण। किसका बात करेंगे अपने साथियों? मरुस्थल का। ठीक है, मरुस्थल का वर्गीकरण। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप मेरे को कमेंट कर दिया करो साथियों, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अब जो मरुस्थल का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं इसको अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भाग हैं साथियों? 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भागों में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है शुष्क मरुस्थल। क्या नाम आता है साथियों इसका? शुष्क मरुस्थल आ जाता है। दूसरा आ जाता है जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला आ जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। दूसरा आ जाता है साथियों अर्ध शुष्क। कौन सा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये चीज़ें अपन देखने वाले हैं। अब देखो साथियों, जो शुष्क मरुस्थल है ना, इसको भी अपन आगे 2 भागों में बांट लेते हैं। वो कौन कौन सा आ जाता है साथियों? तो सबसे पहला तो आ जाता है बालुका, बालुका स्तूप युक्त आ जाता है। इस युक्त के अंदर से कितना % आपको देखने को मिलेगा? 58.5% मिलेगा। और दूसरा आ जाता है साथियों बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश आता है। ठीक है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें कितना % याद रखना है? 41.5% आपको याद रखना है। समवर्षा रेखा के बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको भी अपने 4 भागों में देखने वाले हैं। 4 भागों में सबसे पहला नाम आ जाता है, कौन सा आ जाता है साथियों? घग्गर बेसिन आता है। कौन सा आता है? घग्गर बेसिन आता है। इस घग्गर बेसिन के बाद में दूसरा आ जाता है शेखावाटी वाला क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? शेखावाटी का अंतः प्रवाह। और इसके बाद में दूसरा बात करें तो एक और आ जाता है नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि वाला जाता है। और एक और लिख लो फिर इसके साथ में, चौथा जो आता है नाम आ जाता है उसका गोडवाड़, या फिर बोल सकते हो लूणी बेसिन। ठीक है, ये थोड़े से आपको याद रखना। अब देखते हैं साथियों अपन इनको डिटेल में। तो सबसे पहले अपन इसी को ले लेते हैं, क्या? शुष्क मरुस्थल को। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो। यहाँ पर अपन हेडिंग डालते हैं किसके बारे में? शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल। देखो साथियों, जो शुष्क मरुस्थल है इसका जो विस्तार है ना, सबसे पहले बात करेंगे विस्तार। इसका जो विस्तार आता है वो रेडक्लिफ रेखा से लेकर, रेडक्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इतना ही आपको विस्तार याद रखना है। अब जो अपन इसके बारे में बात करेंगे शुष्क मरुस्थल के अंदर से, तो इसको मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कितना, कि 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से थे साथियों? एक तो था बालुका स्तूप युक्त प्रदेश था और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश था। पहले अपन युक्त के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना ही आपको जो शुष्क मरुस्थल है उसका कितना विस्तार है वही याद रखना है, लेकिन जो नीचे अपने डिवाइडेशन किया है ना 2 जगह, उनका बहुत ज़्यादा महत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, नाम आ जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इसके बारे में बात करते हैं। इसका क्षेत्र आपको मैंने बताया कितना है? 58.5% मैंने अभी आपको बताया था। अब बहुत सारे दोस्तों के तो याद नहीं होता, वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि युक्त क्या है और मुक्त क्या है। देखो साथियों, जहाँ पर युक्त का नाम आ जाए तो वहाँ पर मरुस्थल है। ठीक है, और जहाँ पर मुक्त आ जाए तो वहाँ पर मरुस्थल नहीं है। आपको यही याद रखना है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि उस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर से
जो युक्त प्रदेश है बोले तो जहाँ पर मरुस्थल है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है उसका आपको देखने को मिलेगा बालू का स्तूप। युक्त प्रदेश के अंदर से नाम बहुत बार पूछा जाता है, आपका भी जाना पहचाना है, नाम आता है उसका बरखान। और इससे सवाल कैसे बनता है? इससे सवाल ऐसे बनता है कि साथियों आपको बरखान की डेफिनेशन देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से क्या है। या फिर ये कह सकता है कि मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति कहलाती है। यही सवाल आरपीएससी के द्वारा 1-2 बार पूछा गया है साथियों, तो उसको बरखान कहा जाता है। परिभाषा देकर उसका नाम पूछता है, बस यही आ जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखो यहाँ पर कि मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की आकृति क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से हम आपको लिख रहा हूँ कि जिससे हाईलाइट करें तो आप पीडीएफ पढ़ोगे तो भी आपको मज़ा आएगा। आकृति क्या कहलाती है साथियों? बरखान कहलाती है। इतना याद रखना, ये सवाल पूछा गया है, आप पीवाई को उठाकर देख लेना। अब ये होता क्या है देखो साथियों, किस प्रकार से होता है, यहाँ पर अपने इस डायग्राम से समझेंगे। इस प्रकार से एक चंद्राकार अपने को याद रखना है, बनाना है, और बनाने के बाद में सुंदर तो बन गया ना। चलो भाई, इस प्रकार से इसकी आकृति बनती है। ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं? पवनें आती हैं। क्या आती हैं साथियों? ये पवनें आती हैं, ये हो गई पवनें। और ये जो अर्ध चंद्राकार बन जाते हैं, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। बरखान कहलाते हैं। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। यह सवाल भी पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। और बरखान इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आपका सवाल सही हो जाना चाहिए, मेन उद्देश्य यही है। अब सवाल क्या बनता है साथियों? अब सवाल बनता है कि बरखान कहाँ कहाँ फेमस है, कौन कौन से वाले क्षेत्र में बनता है, तो इनसे सवाल बनता है। तो बात करें बरखान का जो क्षेत्र है उसी के बारे में, तो सबसे पहला नाम आ जाता है शेखावाटी क्षेत्र का। कौन सा आता है साथियों? शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आ जाता है। झुंझुनू में चूरू में बात करें तो नाम आता है बालेरी। कहाँ का जाता है? बालेरी, चूरू। और साथ में ही सिक्कर भी याद रखना। पहले नीम का थाना हुआ करता था, लेकिन अपन पढ़ेंगे कौन सा? सिक्कर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वापस उसको मर्ज कर दिया गया। यहाँ का फेमस ज़्यादा है, कहाँ का? शेखावाटी का। दूसरा बात करें तो नाम याद रखना इसका, डीडवाना, कुचामन में भी बरखान देखने को मिल जाते हैं। चलते अपन भाटिया आश्रम की तरफ। कौन सा? सूरतगढ़ जो गंगानगर में है, इस क्षेत्र के भी बरखान आपको देखने को मिल जाते हैं। एक क्षेत्र और बच जाता है सूरतगढ़ के बाद में, कौन सा जाता है साथियों? लूणकरणसर आ जाता है, जहाँ की मूंगफली फेमस है। ठीक है, लूणकरणसर। ये लूणकरणसर कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर की शेरनी वाला। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इन क्षेत्रों के अंदर से बरखान हैं। मैंने रूप से बात करें तो जो बालेरी वाला है ये पूछा गया है बहुत बार, तो याद रखना बालेरी चूरू का फेमस बरखान माने जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये जो बरखान है ना साथियों, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि मरुस्थलीकरण होता है, या फिर मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो सर्वाधिक देखने को मिल जाती है बरखानों के कारण। तो ये चीज़ भी लिख लो फिर इसी के साथ में। क्या लिखोगे साथियों? थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखो कि यह बालू का स्तूप क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। जिसके कारण कौन सा? मरुस्थलीकरण की समस्या।
मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक गतिशील कौन से बालू का स्तूप होते हैं, तो याद रखना बरखान होते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों दूसरे नंबर का कौन सा लिखेंगे अपन? अनुप्रस्थ प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के बारे में बात करें ना साथियों, तो देखो किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि थार के मरुस्थल में पवनों के सामने समकोण या फिर लंबवत पर बनने वाली जो आकृति होती है उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? थार मरुस्थल में पवनों की या फिर पवनों के सामने समकोण या फिर बोल सकते हो लंबवत। ठीक है, लंबवत पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है साथियों? अनुप्रस्थ क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये गलत लिखा गया है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। किस प्रकार से होता है? देखो इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर पवन आती है और ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जैसे कोई भी अवरोधक आ जाता है, उस अवरोधक के बाद में ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर सपोज करो कोई झाड़ी आ जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा होने लग जाती है और वहीं पर जाकर एक बड़ा सारा एक स्तूप के आकार का निर्माण हो जाता है। उसी को अपन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। इसका नमूना तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में ही देखने को मिले। अभी 1-2 दिन में आंधी चल रही है ना, तो इसका नमूना आपके अपने खेतों में जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर जो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होंगी वहाँ पर क्या हो रखा है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी हो रखी है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है अवरोधक आ जाने के बाद में, तो इसको क्या कहोगे आप? समकोण या फिर लंबवत पर इकट्ठा हो जाती हैं। लंबवत पर जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, इधर से क्या चलती हैं? पवनें चलती हैं साथियों। अब बात करें इसके क्षेत्रों के बारे में, तो क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। तो देखो नाम आ जाता है सबसे पहले बीकानेर का। ठीक है, बीकानेर के बाद में आ जाता है कौन सा आएगा? रावतसर आ जाता है। रावतसर के बाद में एक आ जाता है हनुमानगढ़ आ जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ के बाद में एक सूरतगढ़ आ जाता है साथियों। कौन सा आता है? सूरतगढ़ आ गया। और सूरतगढ़ के बाद में एक चूरू आ जाता है। चूरू के बाद में झुंझुनू तो आएगा ही ना, आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो ये सारे क्षेत्रों में आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जितने भी बालू का स्तूप बच गए, जिसमें से रेखीय बालू का स्तूप हो गए जिसको पवनावृत्ति होते हैं, या फिर तारा बालू का स्तूप कहते हैं, एक पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, सीफ वाले हो गए, जितने भी बालू का स्तूप होते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको हाथों हाथ दे दिया जाएगा साथियों। मेरा मेन मकसद है कि आपको ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के अंदर से सारे के सारे सही होने चाहिए। ठीक है, आपने खुद ने ठान लिया कि आपको ज्योग्राफी नहीं आती है तो ये कभी कोई नहीं सिखा सकता। और आपको ये सब आपने ठान लिया कि आपको ज्योग्राफी के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हल करने हैं, तो उसके लिए आपके लिए कोई भी नहीं रोक सकता साथियों। एकदम शून्य से पढ़ा रहा हूँ, एकदम शून्य से स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ी है ना, उनके लिए भी एकदम रामबाण साबित है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो MCQs से पढ़ना बंद करो साथियों। पहले आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपके जो MCQs और PYQ हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे और आपके अंदर से अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा और वो सारे के सारे सवाल आप अपने एग्जाम में सही कर कर आओगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।